दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी की सेल पे टीडीएस किस प्रकार काटा जाएगा, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किए गए हैं फाइनेंस बिल 2022 के द्वारा। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटा जाता है यदि सेल वैल्यू प्रॉपर्टी की 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी चेक करनी होगी। यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा हो जाती है तो भी टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का मतलब होगा वो वैल्यू जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट की जाती है प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी की पर्पज़ के लिए। दोस्तों, इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से जो बदलाव किए गए हैं टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। दोस्तों, इस केस में बायर को टीडीएस काटना होता है सेलर का, और इस केस में देखा जाता है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। यदि मान लीजिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस नहीं काटा जाता, यानी कि सेक्शन 194 IA के अंतर्गत। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो उस केस में आपको देखना है कि क्या आप रेजिडेंट से ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी कि सेलर रेजिडेंट है। यदि सेलर रेजिडेंट नहीं है, मान लीजिए नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में भी सेक्शन 194 IA की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होती हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि यदि कंसीडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दोनों ही 50 लाख रुपए से कम है तो उस केस में भी टीडीएस की प्रोविज़न सेक्शन 194 IA के अंतर्गत इनकम टैक्स में एप्लीकेबल नहीं होती हैं। लेकिन यदि कंसीडरेशन या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की 50 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको 1% टीडीएस जो है वो काटना होगा। और अब ये बदलाव किया गया है कि अब आपको टीडीएस काटना होगा जो सेल कंसीडरेशन होगा प्रॉपर्टी का या फिर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसके ऊपर टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी। अभी तक यानी कि 31 मार्च 2022 तक ये प्रोविज़न थी कि जो सेल कंसीडरेशन है उसके ऊपर ही आपको टीडीएस काटना है, भले ही वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है। लेकिन अब आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी चेक करनी है और सेल कंसीडरेशन भी, इन दोनों में से जो भी फिगर हायर होगी उसके ऊपर टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगी। दोस्तों, चलिए इसे एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट हुआ है 47 लाख का, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ है। तो 31 मार्च 2022 तक तो ये प्रोविज़न थी कि यदि सेल कंसीडरेशन 50 लाख रुपीज़ से कम है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटता है। लेकिन 1 अप्रैल 2022 से ये प्रोविज़न चेंज कर दी गई है, यानी कि दी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और जो सेल वैल्यू दोनों ही 50 लाख रुपीज़ से कम है तो ही टीडीएस नहीं कटेगा, अदरवाइज टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ है इसलिए टीडीएस काटा जाएगा 1% से, और ये हायर ऑफ द वैल्यू पे काटा जाएगा, यानी कि जो सेल वैल्यू है या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो इस प्रकार इस केस में 50,000 रुपीज़ का टीडीएस काटा जाएगा क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ है जो कि सेल वैल्यू से एक्सीड हो रही है। दोस्तों, हम दूसरी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रोविज़न दी गई है कि आप कम सेल कंसीडरेशन रिसीव कर सकते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, लेकिन जो डिफरेंस है वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ द कंसीडरेशन से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इस केस में जो सेल कंसीडरेशन है 49 लाख है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 53 लाख है। तो इस केस में जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 53.90 लाख तक हो सकती है, इसलिए हम कम कंसीडरेशन ले सकते हैं। लेकिन जो टीडीएस की प्रोविज़न है प्रॉपर्टी पे टीडीएस काटने की, उसमें लिखा गया है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या फिर सेल कंसीडरेशन दोनों ही 50 लाख से कम होने चाहिए, तभी टीडीएस नहीं कटेगा, अदरवाइज टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस केस में क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख रुपये से ज़्यादा है इसलिए जो टीडीएस की प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल हो जाएंगी और आपको 1% टीडीएस काटना होगा जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यानी कि 53 लाख के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे इशू अराइज होता है कि यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और जो सेल कंसीडरेशन है वो तो 50 लाख से कम है जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री हुई है यदि उस दिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी? यदि हाँ तो उस केस में टीडीएस किस वैल्यू में काटा जाएगा? इसके लिए हम उम्मीद करते हैं CBDT कोई क्लैरिफिकेशन जारी करेगी। दोस्तों, आपको टीडीएस काटना होता है जैसे ही आप सेलर का अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं या फिर पेमेंट कर देते हैं, इन दोनों में से जो भी डेट सबसे पहले हो।
दोस्तों यदि आपके द्वारा प्रॉपर्टी का टीडीएस काटा गया है सेलर का, तो आपको 30 डेज़ के अंदर जमा कराना होता है। जिस महीने टीडीएस काटा गया है उसके ख़त्म होने के बाद। मान लीजिए आपने अप्रैल मंथ में काटा है, तो आपको 30 मई तक ये टीडीएस जमा कराना है। दोस्तों इस केस में टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है बायर के द्वारा सेलर को, यानी कि जैसे ही टीडीएस रिटर्न फाइल कर दी जाएगी उसके 15 डेज़ के अंदर ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है ड्यू डेट के बाद। दोस्तों इस केस में सेलर का जो टीडीएस कटा है वो इसका क्रेडिट क्लेम कर सकता है, जो वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा। यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसमें से एडजस्ट कर सकता है, यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी होती है, जिसमें कि वो ये दिखाता है कि उसने जो प्रॉपर्टी सेल की है उससे उसे कितना कैपिटल गेन हुआ है। यदि बिल्डर के द्वारा ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए गए हैं तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा सेक्शन 94 IA के अंतर्गत। दोस्तों यदि बायर के द्वारा 1% टीडीएस काट लिया गया है, ये मानते हुए कि सेलर रेजिडेंट था, जबकि बाद में पता चलता है कि वो नॉन रेजिडेंट था, तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। इसके लिए ITAT ने डिसीजन दिया था कि इस केस में टैक्स के पेयर के पास रीजनेबल जो है रीज़न था, जिसकी वजह से कि वो करेक्ट टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इस केस में सेलर के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराया गया था जिससे कि पता चले कि व्यक्ति नॉन रेजिडेंट था। इस केस में जो टीडीएस की प्रोसीडिंग थी उसके कंक्लूजन से पहले ही करेक्ट टीडीएस जमा करा दिया गया था बायर के द्वारा, यानी कि उसे नॉन रेजिडेंट ट्रीट करते हुए, इसलिए पेनल्टी की प्रोसीडिंग नहीं लगाई गई। दोस्तों यदि प्रॉपर्टी का टीडीएस काटा जाता है तो 30 डेज़ के अंदर ये जमा कराना होता है मंथ के ख़त्म होने के बाद जिसमें कि काटा गया था। यदि ये विद इन टाइम जमा नहीं किया जाता है और टीडीएस रिटर्न यानी कि टीडीएस रिटर्न कम स्टेटमेंट फाइल नहीं की जाती है, तो उस केस में 200 रुपीज़ पर डे की जो लेट फीस है वो लगाई जा सकती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। यदि प्रॉपर्टी 2 ज्वाइंट ओनर से परचेज़ की गई है 60 लाख में, लेकिन यदि हर ओनर का जो शेयर है वो देखा जाए तो सिर्फ 30 लाख रुपए ही बनता है, इसलिए टीडीएस नहीं काटा जाएगा सेक्शन 194 IA के अंतर्गत। इसके लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपनी जजमेंट दी थी। यदि बायर के द्वारा प्रॉपर्टी का टीडीएस काटा गया है लेकिन इसे गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराया गया है, तो उस केस में इसकी रिकवरी सेलर से नहीं की जा सकती। इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इस केस में बायर ने डिफ़ॉल्ट किया है, इसलिए बायर से ही रिकवरी की जाएगी, सेलर से रिकवरी नहीं की जा सकती है। यदि लैंड गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की गई है टैक्स पेयर के द्वारा नेगोशिएटेड प्राइस पे और वैल्यू 50 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में टीडीएस सेक्शन 94 IA के अंतर्गत 1% काटा जाएगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, क्योंकि इसे एक्विजिशन नहीं माना जा सकता। इस केस में टैक्स पेयर ने ही ये लैंड गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। आप टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी पे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफ़र कर सकते हैं। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।